हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सेवेंथ चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, अर्थात सी भाषा का परिचय। आज इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग भाषा सी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के इस सेवेंथ चैप्टर के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सी भाषा के बारे में, इसकी विशेषताएं, सी के प्रोग्राम की संरचना और सी के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सी भाषा का परिचय। सी भाषा का विकास 1972 में AT&T की बेल लैब में हुआ था। इसे डेनिस रिची ने विकसित किया था। यहाँ पर AT&T की जो बेल लैब है, यहाँ पर AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ये एक कंपनी है। उसी कंपनी की बेल प्रयोगशाला में इस सी भाषा का विकास किया गया। सी भाषा ना तो हाई लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है और ना ही यह लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है, अर्थात कंप्लीटली रूप से ना तो यह हाई लेवल लैंग्वेज है और ना ही यह लो लेवल लैंग्वेज है। इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज अर्थात MLL कहा जाता है। सी भाषा की पूर्व भी कई भाषाओं का विकास हो चुका था। यह विकास 1960 से ही प्रारंभ हो गया था। आइए इसे हम एक टेबल के रूप में समझते हैं कि किस ईयर में कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और उसे किसने डेवलप किया था। 1960 में एल्गोल लैंग्वेज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समिति अर्थात इंटरनेशनल कमेटी द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर एल्गोल का पूरा नाम है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद 1963 में CPL लैंग्वेज, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर CPL का फुल फॉर्म है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद 1967 में BCPL लैंग्वेज, BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था। इसके बाद 1970 में बी भाषा को डेवलप किया गया था। बी भाषा को केन थॉमसन ने डेवलप किया था। इसके बाद 1972, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्थात सी लैंग्वेज, इसे डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। इसे ट्रेडिशनल सी भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल की हिंदी होती है पारंपरिक, अर्थात इसे परंपरागत रूप में अर्थात प्रोग्रामिंग के रूप में यूज़ किया जाने लगा। इसके बाद 1978 में कनिंघम एंड रिची, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक सी भाषा डेवलप की और उन्होंने अपने नाम पर K&R सी लैंग्वेज को डेवलप किया। यहाँ पर K का नाम है कनिंघम और R का नाम है रिची, K&R सी। इसके बाद 1980 में सी भाषा का ही एक उन्नत संस्करण C++ को डेवलप किया गया। इसे जॉर्ने स्ट्रस्ट्रुप ने डेवलप किया था। इसके बाद 1989 में आंसी सी को आंसी कमेटी ने डेवलप किया था। आंसी का पूरा नाम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे, फिर भी आंसी का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद 1990 में आंसी और ISO सी को डेवलप किया गया। इसे ISO समिति या ISO कमेटी द्वारा डेवलप किया गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सी भाषा की विशेषताओं के बारे में। सी भाषा की सबसे पहली विशेषता अर्थात इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने सी भाषा के परिचय में बताया था कि सी भाषा को मिडिल लेवल लैंग्वेज या MLL कहा जाता है। तो सी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा के गुणों के साथ साथ लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के भी गुणों को संजोए हुए है। इस कारण इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज या MLL के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी विशेषता,
मेकिंग फैसिलिटी ऑफ न्यू फंक्शन, अर्थात नए फंक्शन बनाने की सुविधा। मेकिंग फैसिलिटी ऑफ न्यू फंक्शन, नए फंक्शन बनाने की सुविधा। अर्थात सी भाषा में या इसमें बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है जो प्रोग्रामिंग को सरल और आसान बना देते हैं। तो ऐसी सुविधा हमें सी भाषा में मिलती है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करके एक बड़ा प्रोग्राम डेवलप करें। इसके बाद जो थर्ड इसकी विशेषता है वह है शॉर्ट, अर्थात संक्षिप्तता। सी भाषा में अभी आगे हम कीवर्ड पढ़ेंगे, तो सी भाषा में केवल 32 कीवर्ड का प्रयोग होता है जो इसकी संक्षिप्तता को दर्शाता है। अर्थात इसमें ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं ताकि प्रोग्राम बहुत बड़ा ना लिख करके छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा जाए। चौथी इसकी विशेषता है केस सेंसिटिव। यह केस संवेदनशील प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके फंक्शंस को हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, अर्थात यह कैपिटल और स्मॉल में अंतर को समझता है। इस प्रकार यह केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके प्रोग्राम को केवल स्मॉल लेटर में ही बनाया जाता है। लास्ट इसकी पांचवी विशेषता पोर्टेबल। पोर्टेबल का मेन कारण यह है कि इसे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, चलाया जा सकता है या इसके प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। अर्थात सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, विंडोज़, इसके सभी वर्जन्स में हम सी भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात सी भाषा के प्रोग्राम को हम उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5 विशेषताएं थीं सी भाषा की। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी, अर्थात सी भाषा के प्रोग्राम की संरचना। सी भाषा के प्रोग्राम की जो संरचना है, आपने जनरली किताबों में इस चैप्टर को देखा होगा और इसके प्रोग्राम आप लोगों ने देखे होंगे। उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहली लाइन जो होती है, ये जब हम सिस्टम में प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो सबसे पहली लाइन जो होगी वह होगी हेडर फाइल, जिसे हैज़ इंक्लूड के साथ लिखा जाएगा। तो प्रोग्रामिंग की सबसे पहली लाइन क्या होगी? हेडर फाइल। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहली लाइन क्या है? हेडर फाइल। इसके बाद सेकंड लाइन है मेन फंक्शन, अर्थात जब तक हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन का प्रयोग न करें तब तक हम किसी भी अन्य फंक्शंस का प्रयोग या डेटा को इनपुट करना, तर्क देना और प्रदर्शित कराने का कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। सी प्रोग्राम का कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को चेक करेगा कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन लगा है कि नहीं। इसलिए सी के स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पर जो आता है वह है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद सी के स्ट्रक्चर में थर्ड लाइन जो आती है वह है ओपन कर्ली ब्रैकेट, अर्थात मजला कोष्ठक ओपन किया गया। ये सी के स्ट्रक्चर में है, अर्थात मेन फंक्शन के बाद इस मजले ब्रैकेट को ओपन करना होगा। अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो ये एरर के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और इसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देंगे, अर्थात हमें जो भी लॉजिक देना है प्रोग्रामिंग जिसके बारे में हमें प्रोग्राम बनाना है उसका पूरा स्टेटमेंट हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लॉजिक जो भी देना है इस मजले कोष्ठक के बाद ओपन करने के बाद देंगे। और सबसे अंत में इस मजले कोष्ठक को जो मेन फंक्शन का ओपन था इसे क्लोज कर देंगे। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी सी के प्रोग्राम में सबसे पहले हम हेडर फाइल प्रयोग करेंगे। हेडर फाइल बहुत सारी हैं, कई सारी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे क्रम से लिखें, पर हेडर फाइल को मेन फंक्शन की ऊपर ही लिखना है। अगर 2-3 हेडर फाइल हैं तो उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, पर हेडर फाइल ऊपर ही लिखी जाएगी। क्लियर? इसके बाद मेन फंक्शन आएगा, लिखना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन के बाद हमें इस कर्ली ब्रैकेट अर्थात मजले कोष्ठक को ओपन करना होगा और इसके बाद जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है उससे रिलेटेड हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इनपुट, प्रोसेस और डिस्प्ले कराने के स्टेटमेंट देने होंगे और सबसे लास्ट में
मेन फंक्शन का ये जो मजला ब्रैकेट ओपन किया था सबसे अंत में इसे क्लोज कर देंगे। कुल मिलाकर के ये 4 लाइन ऊपर की 3 और सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट क्लोज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी, अर्थात सी भाषा के बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक तत्व कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग हम प्रोग्राम बनाने में करते हैं। तो वो छोटे छोटे तत्व सी भाषा के प्रोग्रामिंग को या सी भाषा की प्रोग्राम का निर्माण करते हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली हेडिंग है सी के एलिमेंट्स में कैरेक्टर सेट, अर्थात वर्ण समूह। सेकंड कीवर्ड, थर्ड है आइडेंटिफायर, इन सबको हमें पढ़ना है। फोर्थ पे है वेरिएबल, फिफ्थ नंबर है कांस्टेंट एंड लिटरल, सिक्स नंबर पर है प्राइमरी डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप, सेवेंथ नंबर है एक्सप्रेशन और अंत में है 8 नंबर पर ऑपरेटर। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट से लेकर के 7 तक, अर्थात कैरेक्टर सेट से लेकर के एक्सप्रेशन तक की हेडिंग्स को इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जानेंगे। ऑपरेटर वाली जो हेडिंग है इसमें आगे कई सारे ऑपरेटर हैं और उनके प्रोग्राम हैं, इसे हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम बताएंगे। तो हम कैरेक्टर सेट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लिटरल, डेटा टाइप और एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कैरेक्टर सेट की। अक्षरों के ऐसे समूह जिनका प्रयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है कैरेक्टर सेट कहलाता है या वर्ण समूह कहलाता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अर्थात वर्णों का समूह या अक्षरों का समूह वो कहलाता है कैरेक्टर सेट। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल भी। फिर आती है डिजिट, 0 से 9 तक की डिजिट सभी। फिर आते हैं स्पेशल सिंबल, सभी प्रकार के विशेष चिन्ह। इसके बाद है ब्लैंक स्पेस, अर्थात स्पेस, इंटर, टैब, इंसर्ट इत्यादि इन सभी भी बटनों का प्रयोग किया जाता है। अब ये मैंने जो कैरेक्टर सेट बताया इसका प्रोग्राम में प्रयोग क्या है, ठीक क्वेश्चन है कैरेक्टर सेट का प्रोग्राम में प्रयोग क्या है। तो मैं एक सैम्पल प्रोग्राम देता हूँ यहाँ पर। ये रहा एक सैम्पल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की गई हैं। इसमें नंबर भी है, चिन्ह भी है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर भी हैं और बीच बीच में कहीं कहीं स्पेस भी है। जैसे इंटीजर के बाद मैंने यहाँ पर इंट के बाद यहाँ पर स्पेस दिया है और फिर A, B, C इस प्रकार ये दिया है। तो स्पेस का भी प्रयोग कर सकते हैं और डिजिट हैं, अल्फ़ाबेट हैं और स्पेशल सिंबल, इन चारों का प्रयोग करके हम सी भाषा के प्रोग्राम को बनाते हैं या लिखते हैं। तो इन चारों चीज़ों का प्रयोग हुआ, तो ये चारों चीज़ें मिल करके कैरेक्टर सेट का निर्माण करती हैं। अर्थात कैरेक्टर सेट अक्षरों के समूह कैरेक्टर सेट कहलाते हैं, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, सी भाषा का प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गई, कैरेक्टर सेट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है कीवर्ड। ऐसे शब्द अर्थात ऐसे वर्ड जिनका पूर्व निर्धारित एक निश्चित अर्थ होता है कीवर्ड्स कहलाते हैं। सी भाषा में इनकी संख्या 32 है। ये हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो ये रहे, ये सभी 32 कीवर्ड। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाएगा तो कुछ ही पूछे जाएंगे कि कीवर्ड्स क्या कहते हैं या किसे कहते हैं, कीवर्ड को समझाइए, या कोई 5 कीवर्ड या कोई 10 कीवर्ड्स के नाम लिखिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो हमें केवल ध्यान रखना है कि कौन सा कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड हैं इन 32 में, कौन कौन से ये सभी कीवर्ड हैं, ये ध्यान रखना है। बस हो गया, ये सभी कीवर्ड हैं। तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा
उस 32 कीवर्ड्स के नाम में नहीं है तो वो कीवर्ड नहीं होगा। यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कीवर्ड है, तो हमें ये 32 बस ध्यान रखना है कि कौन कौन से ये कीवर्ड्स हैं। कुछ कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे, अभी देखते जाइएगा। तो कीवर्ड्स जिनका पूर्व निर्धारित एक निश्चित अर्थ होता है कीवर्ड्स कहलाते हैं। पूर्व निर्धारित अर्थ का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इंट, और ये क्या लिखा हुआ है, कैर, CHAR। मैं इन दोनों का प्रयोग बता दूं कि आखिर क्या है क्या है। इंट का मतलब है, इसका पूरा नाम है इंटीजर। अब हम प्रोग्रामिंग में पूरा इंटीजर लिखेंगे, इससे क्या होगा, प्रोग्राम लिखने में थोड़ा लेंदी और हमें पूरा का पूरा वर्ड टाइप करना होगा। इसलिए उसका एक निर्धारित उसका एक की मतलब होता है चाबी, अर्थात एक छोटा वर्ड डिसाइड कर लिया गया और उसे इंटीजर का इंट दे दिया गया। उसका नाम क्या दे दिया गया, इंट। अर्थात ये सी के कंपाइलर को पहले से पता है कि जहाँ कहीं भी हम INT इंट टाइप करेंगे उसका मतलब क्या है, इंटीजर अर्थात पूर्णांक। इसी प्रकार कैर का मतलब है कैरेक्टर। पूरा कैरेक्टर वर्ड ना लिख करके हमने CHAR का प्रयोग किया। अब ऐसे ही कुछ ये सभी लगभग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग सी भाषा के प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड हेडिंग जो आती है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कैरेक्टर सेट से मिलकर बना होता है। कैरेक्टर सेट क्या बताया, वर्ण समूह, यस, अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल और ब्लैंक स्पेस। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, कैरेक्टर सेट से मिलकर बना होता है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, एरे, फंक्शन इत्यादि को दिया जाने वाला नाम होता है। ये ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा, आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, एरे, फंक्शन को दिया जाने वाला नाम होता है। आइडेंटिफायर नाम देने के नियम क्या हैं, या वेरिएबल बनाने के भी जो नियम है वही आइडेंटिफायर नाम देने के नियम है। तो इसका पहला नियम है, आइडेंटिफायर अर्थात वेरिएबल, आइडेंटिफायर अक्षर अंकों का समूह होता है। लेकिन आइडेंटिफायर का नाम अर्थात वेरिएबल का नाम जो है वह अक्षर से या अंडरस्कोर से ही प्रारंभ होना चाहिए। कहने का मतलब मैंने बताया यहाँ पर, आइडेंटिफायर अक्षर और अंकों का समूह, ये अक्षर हो गए और ये डिजिट हो गई, अंक हो गए, इसका समूह होता है आइडेंटिफायर। और इसकी शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए, अक्षर से ही होनी चाहिए, या अंडरस्कोर चिन्ह से होनी चाहिए। जैसे अंडरस्कोर ए, ये सही है, ए अंडरस्कोर ये भी सही है, ठीक। 5A ये गलत है। क्या बताया, वेरिएबल अर्थात आइडेंटिफायर का नाम अक्षर से या अंडरस्कोर चिन्ह से ही प्रारंभ होना चाहिए, बाकी नहीं। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अर्थात अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर 5, अंडरस्कोर A5, A9, या तो अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो या तो कैरेक्टर से स्टार्टिंग हो। क्लियर? चलिए दूसरा इसका नियम है, आइडेंटिफायर के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अर्थात A गैप दे करके 5 ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए। जब भी देंगे हम एक साथ देंगे, ठीक, एक साथ देंगे, स्पेस बीच में नहीं देंगे। ओके, चलिए तीसरा इसका जो नियम है, आइडेंटिफायर नाम में कोई विशेष चिन्ह नहीं होना चाहिए। स्पेशल सिंबल, जैसे मैंने बताया आइडेंटिफायर कैरेक्टर सेट से मिलकर बना होता है, तो कैरेक्टर सेट में स्पेशल सिंबल थे। तो आइडेंटिफायर के नाम में कोई भी स्पेशल सिंबल, विशेष चिन्ह नहीं होना चाहिए। किसे, केवल अंडरस्कोर चिन्ह को छोड़ करके। कैसे, अंडरस्कोर का जो चिन्ह है ये कैरेक्टर में माना जाता है, ये कैरेक्टर माना जाता है। अंडरस्कोर का ये जो चिन्ह है ये कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है, हमारे नाम के बीच में स्पेस होता है, या किसी का भी नाम देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हरि मोहन, हरि और मोहन, ये बीच में क्या है, ये स्पेस है।
स्पेस को हम क्या मानते हैं, स्पेस को दर्शाने के लिए अंडरस्कोर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं जैसे कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ गलती हो जाती है तो हम इसके इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक नीचे लाइन खींच देते हैं, माइनस नहीं, माइनस से और नीचे लाइन, अर्थात लाइन की जैसे लाइन दर कॉपी होती है उसमें लाइन में लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब होता है कि हरि और मोहन एक साथ है, वहाँ पर गैप नहीं है, या गैप दिखाने के लिए हम अंडरस्कोर चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें दिखाना है गैप तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं A_5। क्लियर? मतलब आइडेंटिफायर अक्षर व अंकों का समूह होता है, इसकी शुरुआत हमेशा अक्षर या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। आइडेंटिफायर नाम के में बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर के नाम में कोई विशेष चिन्ह नहीं होना चाहिए, किसको? केवल अंडरस्कोर चिन्ह को छोड़ करके। और 4 नंबर पे जो आता है इसका नियम, लास्ट आइडेंटिफायर का नाम सी भाषा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अर्थात हम इंट, कैर जो 32 कीवर्ड मैंने बताया इसके पहले अभी, ऐसा कोई भी नाम आइडेंटिफायर के रूप में या वेरिएबल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, जैसे ए आइडेंटिफायर है, वैध है, सही है। A_4 सही है। _D ये भी सही है। रोल _नंबर हमने एक वेरिएबल दिया, ये भी एक आइडेंटिफायर है या वेरिएबल का नाम है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल, एरे, फंक्शन आदि को दिए जाने वाला नाम होता है। आगे चलते हैं, इससे मैं एग्जाम्पल सैम्पल प्रोग्राम के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या है ये पहले मैं बता दूँ। इस प्रोग्राम में ये डेटा टाइप है इंट, और ये हमने इसमें वेरिएबल लिए हैं A, B और C। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी वेरिएबल को दिया जाने वाला नाम होता है। यहाँ पर जो हमने A लिखा, B लिखा और C ये वेरिएबल हो गए। इसे हम _A भी लिख सकते थे, B5 भी लिख सकते हैं, C अकेला है मान लीजिए इसे अकेले लिख सकते हैं, या C1 लिख सकते हैं। तो जहाँ भी इसका प्रयोग होगा आगे, जैसे यहाँ पर A है, ये A को A का क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें हमने मान दिया है। तो अगर हम इस A को इस प्रकार लिख सकते हैं _A, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? _A कर देंगे। सेम वही चीज़ है। वेरिएबल आइडेंटिफायर वेरिएबल को दिए जाने वाला नाम होता है। उस वेरिएबल को जो नाम देना है वो हमें किस प्रकार देना है वो हम उसके नियम से समझेंगे, आइडेंटिफायर का जो नियम है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम अर्थात ABC जो ये वेरिएबल के नाम दिए हैं, इसे हम _A या _B9 या C_2 या इसी को ही _C भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर अर्थात वेरिएबल को नाम देने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएबल। वेरिएबल को चर भी कहा जाता है। वेरिएबल मान को स्टोर करता है। एक वेरिएबल केवल एक ही मान को स्टोर करता है। अभी इसके पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था, वेरिएबल के नीचे दिया था ना A=5 B=6, वो है मान, अर्थात वेरिएबल क्या कर रहा है? मान को स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल A=5 B=2 और C=A+B। यहाँ पर A, B, C तीनों क्या कर रहे हैं? मान को स्टोर कर रहे हैं। A क्या है? A का मान क्या है? 5, B का मान क्या है? 2 और C क्या है? C=A+B अर्थात A और B का योग, अर्थात 5 और 2 7। C का मान क्या हो गया? 7। 7 किसका मान है? C का मान। इस प्रकार ये तीनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं? मान को स्टोर कर रहे हैं। C क्या कर रहा है? दोनों वेरिएबल का टोटल स्टोर कर रहा है। जहाँ पर A, B और C वेरिएबल हैं, 5 और 6 उसके मान हो गए। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है C=A+B, ये एक लॉजिक एक्सप्रेशन है, अर्थात योग की क्रिया कर रहा है, दो वेरिएबल को जोड़ करके C पे स्टोर कर रहा है। आगे चलते हैं, इसी प्रोग्राम में ये जैसे दिया यहाँ पर A=5 B=4 और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया है दो नंबरों को ये जोड़ने का सैंपल प्रोग्राम है एक, और C को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वह है कांस्टेंट एंड लिटरल अर्थात स्थिरांक। कांस्टेंट को स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है।
कांस्टेंट में निर्धारित किया गया मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, बल्कि यह स्थिर रहता है। और कांस्टेंट में दिया गया मान लिटरल कहलाता है। फिर से बता दें, कांस्टेंट को स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। स्थिरांक का मतलब स्थिर अंक। कांस्टेंट में निर्धारित किया गया मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, बल्कि यह क्या होता है, स्थिर होता है। अर्थात कांस्टेंट को नियतांक भी कहते हैं। कांस्टेंट में दिया गया मान लिटरल कहलाता है। अर्थात कांस्टेंट में जो भी मान देंगे उस मान को कहेंगे लिटरल। छोटी सी हेडिंग है, लिटरल। कांस्टेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। यह केवल बिना दशमलव वाली साधारण संख्याएं होती हैं, अर्थात पूर्णांक संख्याएं, जो प्लस व माइनस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर 256 धनात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव है। प्लस का 4895 अर्थात 4895 ये भी धनात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर माइनस में 254 पूर्णांक संख्या है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। माइनस में 6070 ये भी ऋणात्मक में है, ये भी इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत आएगी। अर्थात बिना दशमलव वाली संख्या हो वो होगी इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड है रियल कांस्टेंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल कांस्टेंट को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। दशमलव बिंदु वाली संख्याओं को रियल अर्थात वास्तविक कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट अपने में धनात्मक या ऋणात्मक मान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.21 पॉइंट में है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थात रियल कांस्टेंट है। प्लस में है 58.55 ये भी रियल कांस्टेंट है। -2.554 ये भी रियल कांस्टेंट है, माइनस में है। माइनस में 0.0045 ये भी क्या है, माइनस में है। दशमलव बिंदु वाली संख्याएं हैं, कौन सी होगी, रियल वास्तविक संख्या होगी। तो अभी ये 2 प्रकार हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वह है कैरेक्टर कांस्टेंट। अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हुए अक्षर, अंक, चिन्ह ये सभी कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। लाइक दिस, कैपिटल में लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कैपिटल में कोई एक अक्षर दिया हुआ है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्मॉल में कोई लेटर दिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई डिजिट दी हो या स्पेस हो या चिन्ह भी हो, फॉर एग्जांपल @ चिन्ह दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच रखे हुए अक्षरों या अंकों की किसी सीरीज को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। लाइक दिस, जैसे G4 डिजिट भी है और एक अक्षर भी है, दोनों का ग्रुप, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट आ गया। कोई नाम दिया हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो भी स्ट्रिंग है। 5A3B ये भी मिक्स है, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हाउ आर यू जैसे लिखा है, ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसी प्रकार हम कई सारे इस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्राइमरी डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप। प्राथमिक डेटा टाइप अर्थात सी भाषा में प्राइमरी डेटा टाइप निम्न प्रकार के हैं। इसे हम टेबल के रूप में समझेंगे। ये 5 प्रकार की डेटा टाइप हैं: वाइड, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल। यहाँ पर वाइड डेटा टाइप मेमोरी में 0 बाइट स्थान घेरता है और ये किसी भी संख्या को स्टोर नहीं करता, अर्थात मूल्यहीन गुण रखता है। परिभाषा भी बन जाएगी इसी से, वाइड डेटा टाइप मेमोरी में 0 बाइट का स्थान घेरता है और किसी भी संख्या को स्टोर नहीं करता, अर्थात मूल्यहीन गुण रखता है। कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है। 1 बाइट में कितने बिट, 8 बिट, अर्थात 1 बाइट स्थान घेरता है और ये -128 से +127 तक के सभी अक्षर, नंबर, चिन्ह इत्यादि को स्टोर करता है। अर्थात कुल मिला के ये कुल कितने हो गए, 256। कुल 256 अक्षरों को स्टोर करता है। कौन सा, कैरेक्टर डेटा टाइप, ये वाला। इसके बाद इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट का स्थान घेरता है और -32,768 अर्थात माइनस में इतनी बड़ी संख्या और +32,767 अर्थात प्लस की इतनी बड़ी संख्या तक का ही कैलकुलेशन कर सकता है। कहने का मतलब कि इंटीजर डेटा टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ए का मान दिया 32,765 और बी का मान दिया 2,
तो टोटल कितना हो जाएगा, 32,767 मान दिखाएगा आउटपुट में। पर अगर हमने क्या कहते हैं, अगर बी का मान हमने क्या दे दिया, बी का मान दे दिया हमने, बी का मान दे दिया 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 538, अर्थात 32,768। ये रिजल्ट आउटपुट के रूप में नहीं देगा, क्या देगा, केवल देगा 32,767। क्यों, क्योंकि इंटीजर इतनी बड़ी संख्याओं का ही कैलकुलेशन कर सकता है, इतनी बड़ी संख्या आउटपुट के रूप में हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा देना है तो हम लॉन्ग इंट का प्रयोग करेंगे, LONG लॉन्ग इंट। इसके बाद फ्लोट डेटा टाइप है वह 4 बाइट का स्थान घेरता है मेमोरी में, और 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 से 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +38 इतनी बड़ी संख्या दशमलव में का कैलकुलेशन करता है। इसी प्रकार डबल डेटा टाइप मेमोरी में 8 बाइट का स्थान घेरता है और 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -308 से 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर +308 तक की संख्याओं का कैलकुलेशन करता है। याद रखने का तरीका मैं एक बार फिर बता दूं, वाई डेटा टाइप 0 बाइट स्थान घेरता है, इसका डबल कर देना है, अर्थात या 1 स्टार्ट कर देना है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, याद रहेगा। ये क्रम याद होना चाहिए, बस हो गया। वाइड, कैरेक्टर, इंट, फ्लॉट, डबल। वाइड का मतलब कुछ नहीं, ये लिखा है मूल्यहीन। कैरेक्टर अर्थात अक्षर, इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्या, फ्लॉट अर्थात दशमलव वाली संख्या, डबल दशमलव से और बड़ी संख्या, अर्थात इसकी जो साइज है इससे और ज़्यादा संख्या। तो फ्लॉट और डबल दोनों लगभग सेम है। आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन, सी भाषा में सार्थक कथन अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा कथन एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे A+B एक्सप्रेशन है, A और B का योग हो रहा है, A मल्टीप्लाई B, A और B का गुणा हो रहा है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के 2 प्रकार हैं। पहला है सिंपल एक्सप्रेशन जैसे A+B, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अर्थात जटिल, जैसे एग्जांपल दिया है A-B कोष्टक में है मल्टीप्लाई B+2 मल्टीप्लाई C। पहले कोष्टक वाले सॉल्व हो जाएंगे, पहले सब्ट्रैक्शन इधर, फिर ये कोष्टक वाला प्लस होगा, और फिर C के साथ ये मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा वो A-B का जो रिजल्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई, अर्थात ये जटिल एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार 2 प्रकार के एक्सप्रेशन हैं। आगे है एक सैम्पल प्रोग्राम, सब बता दूं। अभी हमने पढ़ा कैरेक्टर सेट, इस पूरे प्रोग्राम में अक्षर, नंबर, चिन्ह, वाक्य, अक्षर, नंबर, स्पेशल सिंबल, ब्लैंक स्पेस, ये सभी आए, वो कहलाया कैरेक्टर सेट, पहली हेडिंग थी। दूसरा है कीवर्ड। कीवर्ड क्या था, जैसे इंट एक कीवर्ड है, अर्थात जिसे देखने पर उसके एक निश्चित अर्थ का पता हो वह कहलाते हैं कीवर्ड, जैसे इंट एक कीवर्ड है। इसके बाद आया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर अर्थात वेरिएबल को दिया जाने वाला नाम। यहाँ पर A, B और C एक वेरिएबल है, इसको जो नाम दिया गया है A वह है आइडेंटिफायर। हम यहाँ पर _A या A5 भी दे सकते थे, केवल A को। और यहाँ पर ये हो गया वेरिएबल, अर्थात वेरिएबल क्या होते हैं, मान को स्टोर करते हैं, और प्रत्येक वेरिएबल केवल एक ही मान स्टोर करेगा, अर्थात जहाँ पर भी पूरे प्रोग्राम में A को हम कहीं भी दर्शाएंगे या A से कोई क्रिया कराएंगे तो A का मान क्या दिखाएगा, हर बार 5 ही लेगा। फिर क्या था, कांस्टेंट एंड लिटरल। कांस्टेंट अर्थात नियतांक, A किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, तो A में जो संख्या दी गई 5, ये कहलाया लिटरल, अर्थात वैल्यू। वैल्यू का दूसरा रूप है लिटरल। और फिर था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये रहा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, अर्थात एक्सप्रेशन का जो टाइप था सार्थक कथन, वो था एक्सप्रेशन। इस प्रकार यह चैप्टर 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अर्थात इस 7th चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैं ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। थैंक्स।